आते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 11 से, क्योंकि यहीं से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि पिछले महीने सूरज ने 10,280 रुपये कमाए। इस महीने में उसकी कमाई 10% बढ़ गई, तो इस महीने उसने कितनी राशि कमाई। देखिए इससे पहले महीने की बात करें तो उसके पास थे 10,280 रुपये, ठीक है। इस महीने उसने 10% और कमा लिए, तो यानी 110 से हो गए ना, क्योंकि उसको लाभ ही तो हुआ है। बस इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पे आ जाएगा 10,308, 10,308, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 12 की तरफ। केवल 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं एक काम को 4 दिन में करती हैं, ठीक है। इस काम को एक महिला और एक पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिएगा वो कह रहा है कि 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। अगर 2 पुरुष को ले अपन तो कितने दिन में करेंगे। पुरुष मतलब मेल कर लेते हैं, वो कर रहे हैं 4 दिन में। या आ रहा है, इसका मतलब होता है गुणा करना है आपको, बराबर प्लस में नहीं करना है। और 2 फीमेल कितनी हो गई। देखिए 2 फीमेल भी कितने दिनों में कर रही है, 4 दिनों में। ये टोटल काम है। देखिए आदमी करेंगे तो टोटल काम ये है, औरत करेंगी तो टोटल काम ये है। सॉरी ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल काम हो गया। देखिए 4 से 4 कट गया। अब इसको अपन लिख लेंगे m/f। यहाँ ये 3 पहले से ही है, इस 2 को यहाँ ले आएंगे तो m है उसके सामने 3 आ गया, f है उसके सामने 2 आ गया। इसका मतलब ये इनकी क्या आ गई, एक दक्षता आ गई, इनकी एक क्षमता आ गई। अब हमको क्या निकालना है, टोटल काम। तो ये भी टोटल काम है, इससे भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी टोटल काम निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं m को ले रहा हूँ 3, m को अगर यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा तो टोटल काम आ जाएगा। तो देखिएगा टोटल काम अपना आ गया, टोटल वर्क 2 गुणा, देखिए ये वाली 3 मैंने m की जगह पे रख दिया, गुणा 4। तो 4 × 12 12 दूनी 24, यानी 24 का आ गया अपना टोटल काम आ गया। अब वो कह रहा है कि यदि एक आदमी और एक औरत करे तो ये काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए एक आदमी, ये m है, ये f है, इसके सामने कुछ नहीं है तो ये 1 हो गई। दोनों मिलकर करें तो मतलब दोनों को प्लस करना है तो ये 5 आ गया। दोनों मिलकर करें तो कितने दिनों में कार्य होगा। आपको पता है कि इस प्रकार से जब टाइम निकाला जाता है तो ऊपर टोटल कार्य लिखा जाता है, नीचे उनकी दक्षता लिखाई जाती है। तो ये टोटल कार्य पहले से ही मैंने निकाल लिया है, ये इनकी दक्षता है, इसका 5 का दे देंगे इसमें भाग। लेकिन यही आंसर दिया है तो यही आ जाएगा। इसका आंसर है 24/5, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 13, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 कह रहा है कि यदि 6, 7, 9 और x का समांतर माध्य 10 है तो x का मान क्या है। आपको पता होगा कि जो समांतर माध्य होता है उसका फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग, ठीक है, जो भी आपके पास राशियां हैं, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए उसने समांतर माध्य आपको पहले से ही दिया है 10, ठीक है, ये रख लिया आपने यहाँ पे। राशियों का योग जो उसने दिया है उसका योग करना है आपको, तो 6 + 7 + 9 + x। अब ये है कितनी, 1 2 3 4, 4 नीचे रख दो। यहाँ पे इसमें बच गुणा कर देंगे, इन दोनों को, इन सबको जोड़ दो। तो 6 और 7 हो गया 13, 13 और 9 हो गया 22। तो ये हो गया 22 + x, और जब 4 से 10 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो मैं लिख देता हूँ 22 + x = 40, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 40 - 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 18। तो वही पूछ रहा है वो कि x का मान क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 से 14 क्या कह रहा है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 3.5% ब्याज दर से 8 वर्षों में मिश्र धन है वो 3072 हो जाएगा। आपको मिश्र धन निकालना है कि मिश्र धन क्या हो, सॉरी मिश्र धन दिया है तो आपको मूलधन निकाल। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। कुछ नहीं करना है, वैसे आपको पता होगा कि साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला होता है PT/100। तो ऐसा ही आपको पता है, मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन मूलधन आप अपने मन से मान सकते हैं। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दें, ये ब्याज आ जाएगा। PT/100 आपको लिखना है। ये मतलब करेंगे पूरी विधि से तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन अपन करेंगे ऑप्शन चेक से, ठीक है। अपन ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन हमेशा पीछे से चेक करने चाहिए। तो 4th ऑप्शन पे चलते हैं। मान लीजिए, मैं आप ऐसे मान के चलता हूँ कि अगर जो मूलधन है, अगर वो मूलधन
2300 रुपये हो, ठीक है। इस पे देखिए PTR/100 आप जानते होंगे, SI का फॉर्मूला होता है। अगर मूलधन ये है तो टी टाइम कितना है, टाइम उसने दिया है 8 वर्ष, दर दिया है उसने 3.5% बट्टे 100। यहाँ पॉइंट हटाया, ये जीरो बढ़ गया, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इससे आप काट लो 5 दूनी 10 और 5 से ये 7 बार कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, इनका गुणा किया तो ये 28 आ गया। जब 28 का आप 23 से गुणा करेंगे, देखिएगा आपको 28 को जब 23 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3144, ये आ रहा है 3144। आपको पता होगा 3144 है वो हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा है वो मिश्र धन आना चाहिए, वो आना चाहिए 3072। तो ये ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, यानी तीसरे नंबर पे, ये डी था। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे तो देखिएगा, मान लीजिए कि हमारा मूलधन है वो 2400 है, ठीक है, वही दिया है, 8 वर्ष है, 3.5 टाइम है, और वो मैंने नीचे लिख दिया सूत्र से PTR/100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया मैंने, 2 जीरो से यहाँ पे भी 2 जीरो गई, वही द्वारा से काटेंगे, 5 से इसको काट दिया 7 बार, इससे 5 काट दिया 2 बार, इससे 2 को काट दिया 4 बार, तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो गए। तो यहाँ पे आपको 24 गुणा 28 करना है। जब आप 24 गुणा 28 करेंगे तो देखिएगा 8 चौक 32, 2 और 8 से किया तो 8 2 10 12 15, मतलब टोटल करके ये आ जाएगा अपना 3072, ठीक है। तो 3072 ही हमारा मिश्र धन होना चाहिए, वही उसने दिया है कि 3072 मिश्र धन हो जाता है। अगर मिश्र धन इस मूलधन से 2400 से 3072 हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका मूलधन कितना होना चाहिए था, 2400 रुपये। आप उल्टा कर रहे, सीधा कर लो, कैसे भी कर लो, आपका आंसर आना चाहिए। करने को यहाँ से भी कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ता, तो इसलिए मैं ऑप्शन चेक से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 है, देखिएगा कि एक आयत की लंबाई 150 सेमी है और चौड़ाई 1 मीटर है, तो उसकी परिमिति है। परिमिति आपको पता होगा, परिमिति कहते हैं अपन परिधि को, ठीक है, अपन परिधि को ही परिमिति कह सकते हैं। उसने कहा क्या है कि आयत है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एक आयत होता है, उसकी परिमिति का मतलब होता है उसका मतलब परिमाप, ठीक है, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। इसका मतलब आपको उसका परिमाप ज्ञात करना है, और आपको पता होगा परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है एक आयत के लिए। देखिए उसने लंबाई दी है, वो दी है 150, और अगर चौड़ाई की बात की जाए मीटर, और चौड़ाई की बात की जाए तो वो दी है 100 मीटर, सॉरी 150 सेमी है ये, और जो 1 है वो मीटर है, ठीक है, ये यहाँ पे 1 मीटर दिया है। तो आपका आंसर किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है मीटर में, तो सबको मीटर में ही चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करेंगे तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा, और ये 1 मीटर पहले से है ही। तो आपको क्या करना है, परिमिति यानी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आयत का, बस आपको यही ज्ञात करना है। ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए 2 लंबाई की जगह पे मैंने क्या रख दिया 1.5, प्लस चौड़ाई की जगह पे मैंने रख दिया 1, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 2 गुणा 2.5। जब इनका आपस में अपन गुणा करेंगे 2.5 का 2 का, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। या ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, 5 मीटर अपना आंसर आ रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए परिमिति कहते हैं उसको, परिधि कहते हैं उसी को परिमाप कहते हैं। एक आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। उसने लंबाई दिया है, बस उसको मीटर में चेंज कर लिया, यहाँ चौड़ाई उसने दे ही रखी है, बस मैंने फॉर्मूला लगाया है, मार रखा है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो उनका एलसीएम 60 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। पहले आपको जो भी पता है उसको रखिए। उसने कहा है कि संख्याओं का अनुपात है वो 4:5 है। मान लीजिए अपन तो मैथ के हैं तो सारा अनुपात मान सकते हैं ना, तो सारा अनुपात मान लीजिए x है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएंगी 4x, दूसरी हो जाएगी 5x। वो कह रहा है कि उसका एलसीएम दे रखा है। अब देखिए उसने एलसीएम दे रखा है, अब आप अपने मन से एलसीएम निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो इसी प्रकार से तो निकालते हैं। तो पहले 4, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ पे 5x बचा, फिर 5 का दे देंगे तो यहाँ x, यहाँ x बचा,
फिर क्या करेंगे, फिर x का दे देंगे, तो यहाँ पे 1 और 1, जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक करते रहते हैं। इन सब का आप गुणा कर लेंगे, तो इन दोनों का, तीनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 5 गुणा x, यानी मतलब 20x। वही उसने दिया है, हमारे अनुसार आ रहा है एलसीएम 20x, लेकिन उसने दिया है 60। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान आ गया 3। देखिए x का मान 3 आते ही आपको पता चल गया कि संख्या क्या होंगी, तो संख्या होंगी, देखिए ये संख्या है 4x और 5x, यानी 4x मतलब हो गया 4 गुणा 3 यानी 12, और 5x मतलब 5 गुणा 3 यानी 15। हमारी ये दो संख्या होंगी। अब वो हमको HCF पूछ रहा है, सिंपल है, आपको पता होगा HCF कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता जब तक करते रहते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। और 15 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखिएगा 15 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 5। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है 3, देखिएगा 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए HCF हो जाएगा अपना 3। और देखिए 3 कौन से ऑप्शन में है, तो 3 है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ अनुपात में संख्या दे रखी है, मैंने सारा अनुपात अपने मन से मान लिया है, दोनों संख्या लिख दी है, मैंने उनका एलसीएम निकाल लिया है। हमारे अनुसार 20x आया है एलसीएम, उसके अनुसार 60 है, बस आपस में दोनों को बराबर कर दिया है, तो x का मान आ गया। x का मान आते ही हमारे पास दोनों संख्याएं मिल गई हमको, बस उन्हीं संख्याओं से दोनों संख्या निकाल ली, और संख्या से हमने क्या किया, HCF निकाल लिया। जैसे अपन करते हैं उसी तरीके से किया है, मैंने कोई भी तरीका ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 4536 की राशि 4 पुरुषों में, 5 महिलाओं और 2 लड़कों में बांटी जाती है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात है वो 7:4:3 है। एक महिला का हिस्सा क्या है, देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पुरुष कितने हैं, यानी मेल कितने हैं, तो 4 हैं। फीमेल कितनी है, तो फीमेल है अपनी 5, और बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ हैं अपने 2। अब वो कह रहा है कि हिस्सों का अनुपात, देखिए हिस्से, अब जिनको जो पैसे उनको मिले हैं उनका हिस्से का अनुपात क्या है। अनुपात उसने दे रखा है 7, 4 और 2। देखिएगा ये 4 हैं, इनको किस अनुपात में मिला है, 7 में। ये फीमेल है वो 5 है, तो इनको किस अनुपात में मिला है, हिस्सा 4 में। और जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनको अनुपात में किस में मिला है, 2 में। तो इनका आपस में क्या कर लेंगे, गुणा। जब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारे टोटल रुपए, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो इसका किया तो 28 आ गया, ठीक है। इसका करेंगे तो ये 20 आ गया, और इसका करेंगे तो 6 आ गया। इन सबको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 54। अब हम, उसने 54 कह रखा है कि ये हमारे अनुसार आया है, जो टोटल वैल्यू है, जो उनको पैसे मिले हैं वो हमारे अनुसार कितने आए हैं, 54। लेकिन ये बात सही तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो अनुपात दे रखा है, और अनुपात में ही हमने इनको आपस में गुणा करके और इसको टोटल वैल्यू निकाल लिए पैसों की। लेकिन उसने कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 4536, इसी का मान दे रखा है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 4536/54, ठीक है। इसको काटेंगे अपन, 54 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 168, ठीक है, 168 आ गया। अब वो क्या कह रहा है, देखिएगा ये एक का मान 168 है, ठीक है। लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक महिला का हिस्सा क्या है। देखिएगा एक महिला, अकेली महिला की बात की जाए तो महिला का हिस्सा क्या होगा, सॉरी इसका मान आएगा, इसको जब इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 89, ठीक है। ये 89 एक का है, ठीक है, किसका है, एक अनुपात का है। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है कि महिलाओं की बात, तो देखिए महिलाएं कितनी है, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर वो महिला का अनुपात पूछ रहा है, एक महिला का हिस्सा क्या होगा, लेकिन हमारे पास महिलाएं कितनी हैं, 5 महिलाएं हैं, लेकिन उनका अनुपात क्या है। देखिए हिस्से के लिए हिस्से का अनुपात चाहिए। ये एक के हिस्से, अगर सभी लोग मिलकर काम करते हो तो उसमें से एक का जो हिस्सा है वो कितना है, 89 है। तो फिर जो 5 महिलाएं हैं उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। देखिए हिस्से का अनुपात जब महिला की बात की जाए तो वो कितना है, 4 है। तो इसको कर देंगे 4 से गुणा, और इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 336, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 से 18 की बात करें तो देखिएगा, प्रणव के वार्षिक वेतन का 25% सूर्या के वार्षिक वेतन के 80% के समान है। सूर्या का मासिक वेतन धीरू के मासिक वेतन का 40% है। धीरू का मासिक वेतन 6 लाख है, तो प्रणव का मासिक वेतन क्या होगा? तो देखिएगा, उसने जो दे रखा है, प्रणव का मासिक वेतन है उसका 25% अगर निकाला जाए, ठीक है, सॉरी वार्षिक है तो इसको मासिक में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वार्षिक से करें तो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो ठीक है, बना रहने देते। इसका करते हैं 25%, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? जो सूर्य है उसके 80% के बराबर है, ठीक है। इससे इसको काट दिया, ठीक है। इसको सॉरी अपन नीचे से भी काट सकते हैं इन सबको। तो P/S आ गया अपना 80/25। जब इनको आपस में काटेंगे तो ये आ जाएगा 16/5, ठीक है। ये यहाँ तक कर लिया। आगे उसने कह रखा है कि सूर्या का मासिक वेतन है वो धीरू के मासिक वेतन का 40% है, ठीक है। जो सूर्या का मासिक वेतन है वो धीरू का जो मासिक वेतन है ना उसका कितना है? 40/100 है। देखिएगा, हमने ये निकाला है वो निकाला है वार्षिक, लेकिन ये क्या है? ये हमने निकाला है वो है मासिक। तो यहाँ से वार्षिक के लिए देखिए, वार्षिक के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ भी 12 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 12 का गुणा कर देंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ से S/D, मैं D को नीचे ले आया तो 4/10, इसको काट लेंगे तो ये 2/5, यानी इनका अनुपात आ गया, वो आ गया 2/5 या फिर 2:5। देखिएगा, अब देखो यहाँ पे P/S, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P/S, ठीक है। और देखिए सब मिटा के रख देता हूँ, S/D यहाँ पे आ जाएगा 2/5। यहाँ पे देखिएगा आप, जो S है वो कितना है? 5 है यहाँ पे, और P कितना है? 16 है। यहाँ पे S है वो 2 है, लेकिन D कितना है? 5 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? S को करना पड़ेगा बराबर, ठीक है। या तो S को कर लो या P को कर लो, मतलब एक ऐसी चीज़ को बराबर करना है जो को अनुपात को बराबर बना दे। जैसे, या फिर हम इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको क्या दे रखा है? S/D है वो 2/5 है। यहाँ से आगे हमको दे रखा है कि जो धीरू है का वार्षिक वेतन है वो 6 लाख है। देखिए, धीरू का वार्षिक वेतन कितना है? 6 लाख है। तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसका बच गुणा करके यहाँ पे D, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 6 लाख लिख देंगे, ये 6 लाख लिख दिया। ये S का मान आ गया। अब S के मान को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, जिससे हमारा P का यानी प्रणव का मान आ जाएगा। देखिए P का मान कैसे निकालेंगे? P बराबर इस S को यहाँ पहुँचा देंगे तो 16/5 गुणा S। लेकिन S का मान क्या है? ये रहा, S का मान क्या है? 2/5 गुणा 6। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिएगा P का मान है वो 2/5 गुणा 6 गुणा 16/5, ठीक है। ये 16/5 कहाँ से आया? मैंने आपको बताया अभी, ये आया है यहाँ से, ठीक है। 16/5 आ गया, लेकिन थोड़ा सा अपन को और दिमाग लगाना है। ये जो हम निकाल रहे हैं, अभी तक हमने जो भी निकाला है वो वार्षिक है, लेकिन यहाँ पे हमने निकाला था वो मासिक था। लेकिन इस मासिक को हम वार्षिक बनाने के लिए इसमें 1/12 का भाग दे देंगे, ठीक है। जब इन सबको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना लगभग ठीक है, और नीचे इस 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे जब हम, तो ये हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 64,000, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर D दे रखा है। तो जो प्रणव का वेतन है, मासिक वेतन है, वो कितना है? वो है 64,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 से देखिएगा, निम्न में से किस संख्या को 99 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है? देखिए 99 से पूर्ण विभाजित करना है तो 99 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 9 × 11। 9 का आपको रूल पता होगा, जब संख्याओं का योग हो वो 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है। और 11 का रूल होता है, या तो आप ऐसा करो, जो भी संख्या है उसके सम स्थान के जो भी अंक हैं उनका योग करके जो विषम स्थान के अंक हैं उनको अगर माइनस कर देंगे तो बराबर में 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर ऐसा कोई संख्या आती है तो 11 से भी
पूर्ण विवाहित होती है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, देखिएगा संख्या दे रखी है, देखिएगा ऑप्शन पहले से ही अपन करते हैं। तो 1 1 4 3 4 5, ठीक है। हमको देखना है कि ये 3 से विवाहित है या नहीं है। 9 गुणा 11 99 है, तो जो 9 से विवाहित होगी वही 3 का नियम होता है, वही 9 का नियम होता है, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो देखिएगा अपन इसको देखते हैं। तो 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4, अगर 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 में अगर अपन 5 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18, और 18 वो 9 से विवाहित हो जाता है, 3 से विवाहित होता है, इसलिए संख्या 9 से तो विवाहित है। अब हमको देखना है कि ये 11 से पूर्णतः विवाहित है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था सम संख्या के स्थानों के योग है वो विषम संख्या के जो भी नंबर है, संख्या है, उसको माइनस कर देंगे। तो देखिएगा ये दोनों विषम हो गई, ये दोनों विषम हो गई। सम कौन सी हो गई? ये इसके साथ सम हो गई, इसके साथ सम हो गई। तो 1 + 4 + 4 में से हम माइनस कर देंगे 1 + 3 + 5 को। देखिएगा ये टोटल आ रहा है 9, और ये भी टोटल आ रहा है 9। 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो 11 से विभाजित होता है इस प्रकार से संख्या घटाने से। तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से भी पूर्ण विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 से देखिएगा 903 × 903 + 903 × 194 + 97 × 97 को सरल मान करना है। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखिएगा उसने क्या दे रखा है, 903 × 903, सॉरी प्लस है ये, सॉरी हाँ गुणा ही है ये, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। 194 903 गुणा 194 प्लस 97 गुणा 97। अगर आपको ध्यान से देख रहे हो तो ये इसको ए मान सकते हैं, तो इसको भी मैं ए मान सकते हैं, ठीक है। इसको ए मान लो आप, ठीक है, इसको बी मान लो, दोनों को बी मान लो, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 194 कब आ सकता है? जब 97 में 2 का गुणा कर दें तो 194 आ सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको 2b दे रखा है। और आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ, a + b का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, a² + 2ab + b², वही दे रखा है। देखिए इसकी जगह पे आप a² लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप b² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के ये आ रहा है। इसका मतलब इसको अपन को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, 903 + 97, जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1000, और उसी का आपको स्क्वायर करना है, और यही आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला, अगर ये नहीं होगा तो करने में दिक्कत होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 21 से देखिएगा कि एक समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग जिसका प्रथम पद 2 है तथा सारवंत 4 है होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको दे रखा है पद कितने हैं, 40, योग निकालना है आपको 40 पदों का, जिसमें आपको प्रथम पद यानी ए दे रखा है 2, सारवंतर यानी डी दे रखा है उसने 4। आप पे ये फॉर्मूला आना चाहिए योग निकालने का। s बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। आपको फॉर्मूला आएगा जब ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो 40/2 2 × 2 प्लस n की जगह पे 40 लिखना है, तो 40 - 1 गुणा d की जगह पे 4। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इससे इसको काटेंगे तो 20, इस दोनों का गुणा करेंगे तो 4 प्लस ये 39 आ गया, ये 39 से आपको 4 का गुणा करना है, ठीक है। ये 20 आ गया, ठीक है। ये गुणा लगा दिया मैंने, इस ब्रैकेट को खोलते हैं। देखिए इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 156, ठीक है। और 156 में अगर 4 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 160। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 160 लिख सकते हैं। और 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 3200। और 3200 ही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पद कितने हैं, 40 है, प्रथम पद है 2, सारवंतर है 4, और ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सिर्फ उसके बाद तो कैलकुलेशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 122 कह रहा है कि रेहान ने 54,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, ठीक है। उसने इसमें 8% पर नुकसान पर बेचा, ठीक है। उस धन को उसने फिर से बाइक खरीदी और 10% लाभ पर बेची। उसे कुल लाभ या हानि आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले उसको
जो रुपए हैं उस पर 8% का नुकसान हुआ है। तो ये आपको दे रखे हैं 54,000 रुपये, 8% का नुकसान हो गया तो ये हो गया। अब उसके पास जो पैसे बचे हैं 54,000 का कितना बचा है उसके पास 52%। अब वो कह रहा है कि ये जो पैसे हैं उससे उसने दोबारा से बाइक ली और उस बाइक पे उसको क्या हो गया 10% का लाभ। तो इस पूरी धनराशि पे उसको 10% का लाभ हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इससे इसको काट देते हैं, 1 2 3, ये 3 जीरो हैं तो इनसे इसको काट देते हैं। ठीक है, अब करते हैं अपन मल्टीप्लाई। तो 54 गुणा 92, 54 गुणा 92 करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 801 गुणा 684, 8694, इससे गुणा करना है अपन को 11 का। तो सिंपल है, यही संख्या सिर्फ 2 बार लिख देनी है। 4968 गुणा 8694, इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 54,648। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया, ये लास्ट में आ गया उसके पास जब उसको 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में उसके पास कितना था, इतना। तो इसमें से जब इसको घटा देंगे तो आपके पास लाभ आ जाएगा, जो भी शुद्ध लाभ होगा। तो इसमें से 54,000 को आप घटा दिए तो ये आ जाएगा 648 रुपये, यानी उसको कितने का लाभ हुआ 648 रुपये का लाभ हुआ, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है 123। क्वेश्चन 123 क्या कह रहा है, देखिएगा कि 520 का 26% माइनस 250 का 40% बराबर है क्वेश्चन मार्क -84। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 520 है, ठीक है, उसका क्या है 26%। आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। लिखते हैं 40/100, यहाँ आप x मान लीजिए -84। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, दिमाग नहीं लगाना। देखिएगा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, ये 13, ये 50, इसको काटेंगे तो ये 23 और ये 50। आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में से अगर कॉमन लिया जाए तो 1/50 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, 1/50 को इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे, बच गुणा। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, 520 सब में से कॉमन ले लिया मैंने, 1/50 गुणा 13 माइनस 250 गुणा 23 बराबर x -84। ये 1/50 है, मैंने इसको इधर गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये 50 हो गया। ठीक है, सिर्फ गुणा हो गया। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिएगा ये आ जाएगा अपना 6,760 माइनस 23 का इससे गुणा करूंगा तो 23 ये आ जाएगा 5,750। ठीक है, 50 का इससे गुणा किया तो 50x माइनस 84 गुणा 50 करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 4200। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है और फिर इसको इधर लाना है। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1010। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 4200 हो गया, प्लस का ये हो गया यहाँ पे 50x। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5,210। ये आ गया अपना 5,210 बराबर 50x। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, इसको इसके नीचे डाल देंगे 50 को, और जब 50 का इसमें भाग देंगे तो देखिएगा 52 1 से 10, देखिएगा 50 एक बार गया, 50 2 नहीं जा रहा, 1 0 4 210.02 1 से 4 आएगा, x का मान आ गया यहाँ पे 1 से 4.2। ठीक है, और वही हमसे पूछ रहा था कि x का मान कितना है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 124। देखिएगा क्वेश्चन 124 कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या वो 45,000 थी। पहले वर्ष में वो 12% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 15% घटी। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो देखिएगा ये 45,000 जनसंख्या है। पहले वर्ष अगर आप देखी जाए तो 12% बढ़ी, यानी 1 से 12 हो गया,
और दूसरे वर्ष की बात की जाए तो 15% घटी, 15% घटी यानी 85 हो गई। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। इन जीरो से इन जीरो को काट दो, इससे इसको काट दो। ये 85, 17, ये 2, सॉरी हाँ 5 दूनी 10, ये इससे इसको काट दो। ये अपना आ जाएगा टोटल मिला के 42,840, 42,840 जो कि अपना बी ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी है और 10 सेमी है, इसकी भुजा। आपको पता होगा एक समचतुर्भुज क्या होता है। एक समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, आपस में बराबर हों। ठीक है, मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अब वो विकर्ण के मान दे रखे हैं, उसने 2 विकर्णों के मान दे दिए हैं आपको। देखिएगा, एक विकर्ण है वो 24 सेमी का है, ये यहाँ से यहाँ तक है वो 24 का है। ठीक है, और ये वाला है पूरा, ये वाला वो दे रखा है उसने 10 सेमी का, यानी ये पूरा है वो 10 सेमी का दे रखा। आपको पता होगा समचतुर्भुज है वो इस बिंदु पर 90 डिग्री पे तो कट करते हैं और आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो आपको पता होगा जब ये 10 की है पूरी तो ये कितने की हो जाएगी, 5 की, और ये जब 24 की है तो ये कितनी हो जाएगी, 12 की। क्योंकि ये 90 पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये वाला, जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये इसके लिए आधार हो गया, ये इसके लिए क्या हो गया, ऊंचाई हो गई यानी लंब हो गया, तो ये इसके लिए क्या हो गया, कर्ण हो गया। पाइथागोरस लगा देंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 13 आ गई, जो कि दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि एक चतुर्भुज के 3 कोणों के बीच क्रमशः 1:6:2 है। ठीक है, कोणों में जो अनुपात है वो इस प्रकार है। चौथे कोण का मान है वो 45 दे रखा है उसने, 45 डिग्री। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर देखना है आपको। जो सबसे बड़ा कोण आएगा और सबसे छोटा कोण आएगा। आपको पता होगा कि जो चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का मान होता है 360। ये अनुपात दे रखा है तो सार्व अनुपात अपनी मर्जी से x मान लीजिए और इनसे आपस में गुणा कर दीजिए, तो इसका मान आ जाएगा x प्लस इसका मान आ जाएगा 6x प्लस इसका मान आ जाएगा 2x। अगर इसमें 45 डिग्री जोड़ देते हैं और 360 के बराबर रख देते हैं तो ये चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग है वो 360 होता है। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ गया 9x प्लस 45 बराबर 360। यहाँ इसको इधर ले जाएंगे तो 9x बराबर 360 माइनस 45। 360 में से जब अपन 45 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 315। इसमें 9x है तो इसमें 9 का दे देंगे भाग, इससे इसको काटेंगे तो 9 3 27 और 9 5 45, ये आ गया 35, यानी x का मान आ गया अपना 35। तो देखिएगा इसका मतलब ये सभी कोण है उनको हम सभी को निकाल सकते हैं। ये कोण है वो कितने का हो गया, 35 का। ये कितने का हो गया, इससे 35 को गुणा कर देंगे। 6 से जब 35 को गुणा करें तो ये 210 हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। और एक है वो 45 डिग्री दिया है। तो देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा है, 35 है। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 210 है। तो जब हम 210 में से अगर 35 घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 175। वही उसने पूछा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वो यही कह रहा था कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का हमको अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है कि एक संख्या का 53% 26 के वर्ग से 358 कम है, उस संख्या के 23% के 3/4 का मूल कितना होगा। मान लीजिए कि वो जो कह रहा है वो संख्या है वो x है, उसका 53% यानी 53/100 है वो क्या है, 26 के वर्ग से कितना कम है, 358। आप पे अगर ये क्वेश्चन बनानी आ गई फिर तो सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है यहाँ से। ठीक है, इसका जब करेंगे तो आपको पता होगा 676 होता है। इसमें से आपको 358 को घटाना है,
तो ये आ जाएगा 318। ठीक है, ये हमारा चल रहा है x गुणा 53/100। ठीक है, यहाँ पर बज्र गुणा कर देंगे तो 318 गुणा 100/53 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, बज्र गुणा करके 53 से जब हम इसे काटेंगे, देखिएगा तो ये कट जाएगा 6 बार। ठीक है, इससे गुणा करें तो ये 600 आ जाएगा। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी वो हमसे और आगे क्या कह रहा है, अभी वो हमसे कह रहा है कि 3/4 का मूल्य कितना है, यानी उस संख्या के 23% के 3/4, इस संख्या का 23% का 3/4, यानी 600 का 23% का भी क्या 3/4, ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 3 का 3 से गुणा किया तो 9, और 9 का जब 23 से करेंगे गुणा, ठीक है, उसमें दे देंगे 2 का भाग, तो ये आ जाएगा अपना 103.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सॉल्व करना था। उसने जो पहले इक्वेशन बोली है उसको लिखना है, द्वारा से जो अपना मान आ गया उसका अपन को 23% का 3/4 निकालना है, जो कि 103.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है। देखिएगा कि √16 की पावर 3 प्लस √256 की पावर 5 भागित 64 का स्क्वायर है, और उसके बाद 4 के ऊपर आपको बतानी है कि कितनी घात लगेगी। मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिएगा इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर 4 गुणा 4 लिखा जाए, 4 गुणा अगर 4 लिखा जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम 4 गुणा 4 3 बार कर दें तो वो होता है 64, और जिसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। फिर होता है 4 गुणा 4, यानी 4 बार कर दें तो वो हो जाएगा 256, जिसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। इतना पता है, बस यही सॉल्व करना है। यानी सीधी बात है कि यहाँ पे 64 है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। ठीक है, तो देखिएगा 4 की पावर, देखिए यानी 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, √16 को अपन क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 2। ठीक है, इस पे रूट पहले से ही लग रहा है तो रूट से ये 2 कट जाएगी, आपको पता होगा। तो यहाँ क्या बचा, 4, इसकी पावर कितनी है, 3। इसी प्रकार से यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, 4 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है, 5, और नीचे क्या लिखेंगे अपन, 4 की पावर 3, जिसकी पावर कितनी है, 2। सिर्फ ये टर्म आपको सॉल्व करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। देखिएगा 4 की पावर 3 गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 4 की पावर 10 हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 की पावर 6 हो जाएगा। इन दोनों का जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 4 की पावर 13 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 4 की पावर 6 पहले से है, जब ये ऊपर जाएगा तो 13 में से 6 माइनस हो जाएगा, यानी 4 की पावर आ जाएगा, वो आ जाएगा 7। वही वो कह रहा है कि 4 की पावर अगर x है सामने तो इस x का मान कितना होगा, तो इस x का मान हो जाएगा 7। सिंपल है, सिर्फ आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, और इस प्रकार से थोड़ा लिखना भी मैनेज करके आना चाहिए, उससे आपके सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, ये a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और नीचे बन रहा है अपना a इंटू बी। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका आता है 4। अगर आपको नहीं पता है तो सॉल्व करके देते हैं। इसका खोलते कैसे, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वेयर सॉरी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से ए बी नीचे लिख देंगे। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, माइनस है, माइनस चिन्ह आने से सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, उसके नीचे ये लिख देंगे। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में कट गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी आपस में कट गया। ये दोनों प्लस के हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 4ab। नीचे ए बी पहले से ही है, तो ए बी से ए बी कट गया, तो ये आ जाएगा 4। मैंने आपको बताया था इसका आंसर डायरेक्ट 4 आता है। अगर आपको पता होता तो जल्दी आंसर आ सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि गोपी तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 2:4 है। ठीक है, जो उनकी आयु है उनका अनुपात है वो 2:4 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो तथा आयु का योग है वो 60 है, और 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 20 वर्ष बाद। ठीक है, 20 वर्ष बाद पूछ रहा है, और दोनों का टोटल बता रहा है 60। तो देखिएगा, गोपी लिख लिया। ठीक है, और नीचे मैंने लिख लिया अजय को। ठीक है, ये 2:4 दिया है, इसको हम 1:2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों की आयु का जो योग है वो 3 है, वो कितना दे रखा है 60। हमारे अनुसार 3 है, उसके अनुसार 60 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों से जब इस संख्या को गुणा कर देंगे तो वो इनकी आयु आ जाएगी। देखिए, गोपी की आयु कितनी है, तो गोपी की आयु है 2 × 20। ठीक है, 2 × 20 ये गोपी की आयु है, यानी 40 वर्ष की है। अजय की बात की जाए तो वो है 4 × 20 यानी 80 साल का है अजय। अब वो कह रहा है कि 20 साल बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी, तो 20 इसमें जोड़ दो, 20 इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 100। अब वो कह रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो G अनुपात A अगर करें तो ये हो जाएगा 60:100। ठीक है, 60:100। 0 से 0 ये आ जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो यानी 2 से काट देंगे तो 3:5, यानी 20 वर्ष जो बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो होगा 3:5, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं। देखिएगा, 131 क्वेश्चन नंबर कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 4 का तृतीय अनुपात, 2 और 4 का अपन को तृतीय अनुपात निकालना है कि तृतीय अनुपात क्या होगा 2 और 4 का। तो देखिएगा, 2 और 4 का हमको तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात देखिए निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 2:4:4:x, इन दोनों का गुणा कर देंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × x बराबर 4 × 4। x का मान निकाल लेंगे, इसलिए 4 नीचे पहुंच जाएगा और यहाँ 2 का लग जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा 8, यानी x का मान आ गया अपना 8। ठीक है, ये हो गया इसका तृतीय अनुपाती, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 है। देखिएगा, एक ऑब्जर्वर एक बिल्डिंग से 72 मीटर दूरी पर खड़ा है, वहीं से बिल्डिंग से उस पर लगे फ्लैग स्टाफ को ऊपरी तथा नीचे के सिरे का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 है। तो फ्लैग स्टाफ की लंबाई पूछ रहा है, आपको फ्लैग स्टाफ की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा। ये जो कोण है वो होगा 45 का और ये बड़ा कोण है वो 60 का होगा। ठीक है, ये फ्लैग स्टाफ है, ये यहाँ से इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई वो पूछ रहा है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ये उसने दे रखा है A B C, इसको D मान लेते हैं। तो BC की जो लंबाई है वो उसने 72 मीटर दे रखी है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको त्रिभुज DBC को देखना है और इसमें पाइथागोरस लगानी है। देखिए, L/K आप जानते तो होंगे, साइन कॉस टेन, तो ये 10 हो गया।
ठीक है। टेन क्या है, लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है ये वाला, लेकिन हमने क्या लिया है DBC यही त्रिभुज ये वाला लिया है जिसमें 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको करेंगे तो टेन 45 बराबर लंब क्या है इसमें ये संख्या ये वाली, इसको बाई मान लेते हैं। तो DB है इसमें, DB बाई है, ठीक है। और BC क्या है, आधार है, तो ये 72। आपको पता होगा टेन 45 का मान 1 होता है, इसलिए बाई बट्टे 72 कर देंगे। तो बाई का मान आ जाएगा यहाँ से 72, बस गुणा करने पर ये इधर पहुँच जाएगा। तो बाई का मान आ गया 72। सीधी बात है, इसका मतलब ये हो गया कि इस बाई का मान अपन को पता चल गया कि ये यहाँ पे 72 है, ठीक है, 72। अब देखिए द्वारा से अपन क्या करेंगे, अब द्वारा से हम जो बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाएंगे। देखिएगा सॉरी त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिएगा 60 डिग्री का ये कोण है ये, तो इसके लिए जो लंब है वो क्या होगा, ये पूरा, लेकिन आधार तो यही रहेगा ना। तो देखिएगा इसी से लगाएंगे तो टेन 60 डिग्री बराबर यहाँ से यहाँ तक, तो x प्लस 72 बट्टे नीचे वाला BC जो कि 72 दिया हुआ है। टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, आपको पता होना चाहिए, x प्लस 72 बट्टे 72, ठीक है। इसका इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 72 √3 बराबर x प्लस 72, ठीक है। इस 72 को इधर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 72 √3 माइनस 72 बराबर x, यहाँ से हम 72 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर x। √3 की अगर आपको वैल्यू पता हो तो वो होती है 1.732, माइनस 1 घटा देंगे इसमें से बराबर x का मान, ठीक है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 0.732, यानी आपको 72 का गुणा करना है 0.732। जब आप इससे गुणा करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये निकल के आ जाएगी अपनी 0.732 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस संख्या को, तो ये जो अपनी निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 52.7, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो अपना आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको ट्रायंगल लगाना है, दो ट्रायंगल बनेंगे, ये पहला ये दूसरा। पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेना है, फिर बड़े वाले ट्रायंगल को लेना है। छोटे वाले ट्रायंगल से ये भुजा आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे को लेना है, ठीक है। इस पूरे को लेंगे तो यहाँ से हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि राजू की मासिक आय सोनू की मासिक आय की 2 तिहाई है। सोनू की मासिक आय 1,72,800 रुपये है, तो राजू की मासिक आय हमसे पूछी जा रही है। देखिएगा उसने कहा है कि जो राजू की मासिक आय है वो है सोनू की मासिक आय के 2 तिहाई है, जो सोनू है उसकी मासिक आय का 2 तिहाई है, ठीक है। उसने कहा लिखा हमने, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे आप उसको 2 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या कह रहा है कि सोनू की मासिक आय, सोनू की मासिक आय दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही लिख दो, इसको ही। तो इसके लिए सोनू क्या लिख देंगे, सोनू की आय दे रखी है 1,72,800 रुपये, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो अपना राजू है उसकी वार्षिक आय, ठीक है। लेकिन ये जो निकल के आई है वो मासिक आय है, लेकिन उसने दे रखा है कि मासिक आय है वो 2 तिहाई है। इसमें अपन 12 का दे देंगे भाग, जिससे कि मासिक आय आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आय है, जो राजू है उसकी जो वार्षिक आय है वो निकल के आ जाएगी। तो वार्षिक आय आ गई यहाँ पे 1 लाख, सॉरी जब इसमें 12 का भाग दे दिया तो ये जो निकल के आएगी राजू की वो मासिक निकल के आएगी। तो ये मासिक निकल के आएगी 9,600 रुपये, ये उसकी क्या है, मासिक आय। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो उसने पूछी आपको वार्षिक आय, तो वार्षिक आय के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जब 12 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है, 1,15,200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। सीधी बात उसने क्या रखा है, देखिए राजू की जो मासिक आय वो जो अपना सोनू उसकी मासिक आय की 2/3 है। देखिए यहाँ पे मासिक की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या किया 12 का भाग दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निकल के आई वो हमारी मासिक है, बट मुझे आपको वार्षिक है, इसलिए हम दोबारा इसमें 12 का गुणा कर देंगे। तो हमारी मासिक आय, सॉरी वार्षिक आय निकल के 1 लाख आ गई, 1,15,200 रुपये। चलते क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 10 सेमी है, ऊंचाई 20 सेमी है, उसे आधार पर स्थित समान ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज का जो आधार है वो ये रहा, इसकी ऊंचाई है वो ये रही, ठीक है, ये 12 सेमी है, ये मेरी त्रिभुज वाली है, ठीक है। उसने जो कहा है सिर्फ हमने वही किया है, वो ये कह रहा है कि उसी आधार पर स्थित एक समान ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी आधार पर देखिए, इसी आधार पर मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, ये इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपको पता हो तो एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम के अनुसार ये होता है कि अगर एक ही आधार पर एक त्रिभुज बना हो और उसी आधार पर एक चतुर्भुज बना हो, तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुना होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका आधार पता है, इसकी ऊंचाई पता है, तो हम इस त्रिभुज की ABC क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसका जब दुना कर देंगे तो वो हमारे जो PBCQ जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इससे काटेंगे 5 बार, तो ये कितना आ गया 60, सॉरी ये 12 नहीं है, ये 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 20, ठीक है। इससे काटा तो 5 बार, 20 का 5 से गुणा करेंगे तो 100, ठीक है, ये इकाई आ गया, ठीक है। ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसका कर देंगे 2 गुना। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × 100 यानी 200 वर्ग इकाई, ठीक है। ये अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो अपना 135 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लगी है, हो सकता है कि मुझसे नहीं निकल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, क्योंकि जिस प्रकार से ये दे रखा है, एक विषम भाग बन रहा है, एक विषम भाग का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस, उसमें मैंने फिट करके देखा तो कोई भी आंसर वैसे नहीं आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो। चलते हैं 136 नंबर पे। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 मीटर है, एक की 220 मीटर है, तो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का बीच अंतर क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। यानी दो है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अगर बड़े की बात की जाए तो इसमें उसने 220 दे रखी है इसकी परिधि और इसकी दे रखी है 88 मीटर। तो हमको क्या करना है, ये जो बीच का क्षेत्रफल है ना, इनके बीच का क्षेत्रफल वो निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़े का क्षेत्रफल में छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन उसके पहले हमको क्या करनी है, परिधियां। तो सबसे पहले करेंगे परिधि को ज्ञात, सॉरी त्रिज्या को। देखिएगा अगर छोटे वृत्त की बात की जाए तो 2 पाई r, अगर उसकी परिधि को मान लें तो 88 है, तो आप निकालेंगे 88/2, यहाँ 22 गुणा 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 44 हो गया, इससे 2 बार और ये आ गया 14 सेमी। ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई छोटे वृत्त की। अगर बड़े वृत्त की बात की जाए तो ये दे रखा है 220, यहाँ से अपन आप निकाल लेंगे तो 220/2, यहाँ 22 गुणा 7 ऊपर पहुंच जाएगा, इस 22 से 22 कट गया, ये यहाँ पे 10 बचा, इससे इसको काटेंगे तो 5 बचा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 सेमी। यानी छोटी वाली त्रिज्या है 14 सेमी है, बड़ी वाली हो 35 सेमी। अब निकालेंगे क्षेत्रफल, तो इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालें, ये अपना छोटे वृत्त का, ठीक है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो वो आ जाएगा पाई r स्क्वायर यानी 22/7, r स्क्वायर यानी 14 गुणा 14, ठीक है। तो ये 2 बार कटा 7 चौका 28, 28 का जब हम 22 से गुणा करेंगे, देखिएगा 28 का जब हम अपने 22 से गुणा करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 616। अगर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए 22/7 गुणा 35 गुणा 35, इससे इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 से 35 गुणा करेंगे और 22 को गुणा करेंगे तो ये पूरा अपना आ जाएगा लगभग 3850, ठीक है। इस बड़े वाले का 3850, छोटे वाले का है 616। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे तो इस बीच का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखिए 3850 616, ये 4 ये 3 ये 2 और ये 3 यानी 3234 देखिए ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको परिधि रखिए, परिधि से त्रिज्या निकालनी है और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना है, कोई ज्यादा टफ था नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें तो साधारण ब्याज की दर से शीला ने 5 वर्ष के लिए 50,600 रुपए का कर्ज लिया। 5 वर्ष के बाद उसने 65,780 रुपए की राशि चुकाई, तो शीला ने किस वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लिया। सिंपल बात है, ये मिश्रण उसका दे रखा है 65,780, ठीक है। और देखिएगा उसका जो मूलधन है जो उसने पैसे लिए थे स्टार्टिंग में वो लिए थे 50,600। अगर इसको इसमें से घटा देंगे, इस मूलधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे मिश्रण में से, तो वो हमारे पास ब्याज निकल के आएगी और वो ब्याज कितनी आएगी 15,180, ठीक है। ये 15,180 ब्याज निकल के आएगी और आपको पता होगा ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, PTR/100 यानी मूलधन समय दर बटे 100। तो ये निकल के आइए 15,180 बराबर मूलधन कितना दे रखा है 50,600 गुणा टाइम कितना दे रखा है 5 साल, आर अपन को निकालना है बटे 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 5 से पहले इसको काट देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी जो दर आ जाएगी आर आ जाएगी वो आ जाएगी 6%। यानी ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो देखिएगा 6% आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, ऐसा ही फॉर्मूला लगाना है, मिश्रण में से मूलधन घटाना और फॉर्मूला लगाना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि कांच का एक ठोस बेलन जिसका व्यास है वो 1.5 मीटर है और ऊंचाई है वो 1 मीटर है, तो गलाकर गोला बनाया गया तो गोले का व्यास क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बेलन की बात करेंगे तो बेलन का व्यास है, देखिए व्यास कितना दे रखा है 1.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपनी 1.5/2, ठीक है। ऊंचाई उसकी ऊंचाई कितनी रखी है 1 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है ढाला जा रहा है, इसका मतलब आयतन की बात हो रही है। सबसे पहले बेलन का आयतन करेंगे, देखिएगा बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, बस आपको मान रखना है 22/7 और आप मान पाई का तो ना रखें तो ठीक है, क्योंकि अब की बार भी अपने जो गोले का आयतन निकालेंगे तो उसमें पाई आएगी तो उसमें कट जाएगी, ऐसा अपन सोच सकते हैं। तो 2 गुणा 1.5/2 गुणा h है वो अपना 1 है, ठीक है। अब ये आयतन आ गया, अब ये आयतन किसके बराबर होगा, ये जो गोला बनाया जा रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। तो इसे हम किसके बराबर कर सकते हैं, जो ये आयतन आया है उसे हम गोले के आयतन के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो पाई गुणा 1.5/2 गुणा 1.5/2 गुणा 1, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिएगा इस पॉइंट को निकालेंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। इसको काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 3 बार, ये काटेंगे तो 4 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। देखिएगा r क्यूब यहाँ पे बचा, ये 3 पहले से था 3 गुणा 3, ठीक है। एक है उसका कोई मतलब नहीं है, नीचे 4 गुणा 4 पहले से था, फिर 4 यहाँ से आ गया, यहाँ 3 3 2 पहले से था, एक 3 बच का पहुंच गया तो 3 आ गया, ठीक है। ये r क्यूब है, तो अगर r निकालेंगे तो आप इतना तो मैं जानते होंगे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, रूट क्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट क्यू को जब उठाएंगे तो r बराबर आएगा अपना 3/4, ये त्रिज्या है। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमको बताना है व्यास, जो गोला है उसका व्यास। तो आपको पता है व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2 गुणा 3/4, इससे ये कट गया 2 बार, तो 3/2 यानी 1.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो व्यास है वो कितना आएगा 1.5 मीटर। तो ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आयतन दिया है, दूसरे आयतन के बराबर रखना है और कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने भैया सॉरी बेलन का आयतन करा है और उसी बेलन के आयतन को मैंने गोले के आयतन के बराबर रख दिया। ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है और ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है, बस दोनों बराबर कर दिया तो हमारी आर का मान आ गया और वहीं से हमने अपने डी का मान जो व्यास है उसका निकाल लिया। चलते हैं 139 क्वेश्चन नंबर 139 नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ी सी दिक्कत आई है अभी, इसमें एक निकालने में दिक्कत हुई है तो इसको बाद में देख लेंगे। 140 की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है, तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई की एक तिहाई है। यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2592 है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिएगा अगर उसने देखा है कि जो लंबाई है कमरे की वो है जो चौड़ाई है उसकी दुगनी है, ठीक है। अपने से कर सकते हैं, चौड़ाई है उसकी दुगनी है। तो देखिएगा अपन क्या कर सकते हैं, लंबाई के नीचे चौड़ाई को ले आएंगे तो 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, यानी इस चौड़ाई को मैं बचुड़ा करके नीचे ले आया, नीचे कुछ नहीं इसलिए 1 रख दिया। तो लंबाई को अनुपात के रूप से देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई में 2:1 का रेशो है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है चौड़ाई और ऊंचाई की एक तिहाई, जो चौड़ाई है ठीक है वो क्या है ऊंचाई, जो हमारी ऊंचाई है उसका 1 तिहाई है। अब मैं ऊंचाई के नीचे ले आता हूँ तो चौड़ाई अपन ऊंचाई बराबर 1/3। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, देखिएगा यहाँ पे भी चौड़ाई 1 है, यहाँ पे भी चौड़ाई 1 है। अगर इस प्रकार से अनुपात बराबर मिल जाए इसका मतलब जो लंबाई का अनुपात है वही है, चौड़ाई का अनुपात है वो वही है और ऊंचाई का जो भी अनुपात है वो वही है। देखिए यहाँ चौड़ाई ऊंचाई में 1:3 है, तो यहाँ से अपन इतना सोच सकते हैं कि लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई वो है। देखिएगा लंबाई के सामने 2 है, चौड़ाई के सामने 1 है। अगर देखिए यहाँ पे चौड़ाई 1 है और यहाँ कुछ और होता तो हम क्या करते, किसी चीज का गुणा करते तो उससे ये बराबर करने की कोशिश करते और ऊंचाई वो 3 है, ठीक है। अब हम सारा अनुपात मान सकते हैं x, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगी 2x, चौड़ाई हो जाएगी x और ऊंचाई हो जाएगी 3x, ठीक है। अब उसने कहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आपको पता होगा ये जो बात हो रही है वो आयत के बारे में हो रही है, ठीक है। तो आयत के बारे में हुई तो आपको पता होगा कि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, वही तो होता है। अब उसने यही दे रखा है, देखिएगा उसने इसका मान है वो दे रखा है 2592, ठीक है, 2592 दे रखा है। अब मैं इसको मान दूंगा, बस लंबाई कितनी देखिएगा 2x प्लस चौड़ाई कितनी है x गुणा ऊंचाई कितनी है 3x बराबर 2592, ठीक है, 2592। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 3x तो 2 गुणा 3x गुणा 3x, ठीक है, और ये 2592।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का गुणा करेंगे तो देखिए 3 का 9 9 18 18 और x बार है तो इनका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2592। जब 18 से 2592 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 144, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि आपको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो यहाँ से x का मान आ गया, लेकिन वो हमसे x का मान नहीं पूछा है, वो हमसे पूछ रहा है ऊंचाई। देखिए हमारे ऊंचाई क्या है 3x, x का मान आ गया तो ऊंचाई को निकाल सकते हैं, ऊंचाई हो जाएगी 3x यानी 3 गुणा 12 यानी 12 × 36। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। इस प्रकार की आपकी वीडियो आते रहेंगे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।